वेलकम बैक एवरीवन। आज है 2 अप्रैल 2023 एंड मेरा नाम है शिवम। तो बिना समय को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़। पहला है आरबीआई एमपीसी मीटिंग होने वाला है, जिसमें कि आरबीआई में कीप रेट्स हायर फॉर ए व्हाइल, सेज द इकोनॉमिस्ट। सेकंड है कोर सेक्टर ग्रोथ इन फेब्रुअरी स्लोज टू 6%, फिजिकल डेफिसिट एट 83%। थर्ड इज जीएसटी मॉप अप इन मार्च टॉप्स 1.6 लाख करोड़, सेकंड हाईएस्ट सो फार। India unveils foreign trade policy 2023, eyes 2 trillion export by 2030. And the current account deficit declines to $18 billion in quarter 3 from $30.9 billion in quarter 2, that is $22 billion a year ago. तो आज हम लोग यही सारी न्यूज़ एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पहला न्यूज़ जो कि आरबीआई से रिलेटेड है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई इज गोइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट फर्दर, और ये इंक्रीज ये अभी मीटिंग होने वाला है अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ में 3 दिन मीटिंग होगा, दैट इज 3, 5 और 6 अप्रैल को। ये आरबीआई का जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, ये 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होता है। हाँ, और ये बाई मंथली मीट करते हैं ये लोग। ऐसा डिसाइड किया है कि इस साल बाई मंथली पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। मतलब बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में मीट करेंगे। मतलब कि 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी विल मीट 6 टाइम्स इन अ ईयर इस बार फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो आरबीआई जो है अभी मीटिंग होने वाला है 3, 5 और 6 अप्रैल को। इसमें जो है जो भी डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स है उसको देखते हुए इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाएगा। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि रिपीटेडली आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। ये 7th सक्सेसिव टाइम होगा ऐसा, जबकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा रिपीटेडली, दैट इज वन आफ्टर अदर। और इट इज एक्सपेक्टेड कि इस बार फिर से जो है आरबीआई जो है अराउंड 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, जो बेंचमार्क रेट है। इसमें आरबीआई जो है दो फैक्टर को कंसिडर करेगा। जैसे कि पहला हो गया एलिवेटेड इन्फ्लेशन, हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है रिपीटेडली इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा जो है वो जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स है वो क्या स्टेप ले रहे हैं वो देखते हुए आरबीआई डिसीजन लेगा। जो भी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीज का मेंबर्स है वो लोग देखेंगे कि इस फॉरेन के सेंट्रल बैंक जैसे कि यूएस का फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये लोग क्या इनका क्या अप्रोच होगा इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई अपना पॉलिसी रेट को, बेंचमार्क रेट को रिवाइज करेगा। तो इंडिया का अगर हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन का बात करें तो फिर ये जो है 6%, हमारा बैंड जो है वो है दैट इज 4 ± 2%। ठीक है, मतलब कि 6% बेंचमार्क है, 2 से लेकर के 6। पर ऐसा क्या है कि जो 6% जो है इन्फ्लेशन रेट, वो 2 बार अभी जनवरी और फरवरी में दोनों टाइम क्रॉस कर गया। इस बार जो नया साल स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 24, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23 का पार्ट होगा। जनवरी अप टू मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर 23 का पार्ट होगा। तो इस कैलेंडर ये जनवरी और फरवरी का अगर हम लोग देखें लास्ट 2 मंथ में, तो इन्फ्लेशन रेट 6% को क्रॉस कर रखा है। दैट इज जनवरी में अराउंड 6.52% था, फरवरी में इट इज 6.44%। तो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है 6% को क्रॉस कर रखा है, तो फिर आरबीआई विल नीड टू इंटरवेन नाउ। रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6% फर्स्ट 2 मंथ्स में क्रॉस करा है। अगर हम लोग सिर्फ कोर इन्फ्लेशन को देखें, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, दैट इज जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है माइनस फूड को एक्सक्लूड कर दे और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दे, हाँ, तो फिर ये कोर इन्फ्लेशन का पार्ट हो, जो बचेगा उसे कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। तो कोर इन्फ्लेशन जो है परसिस्टेंटली, हाँ, परसिस्टेंटली हाई है, क्रॉस कर रखा है 6% से फॉर 17 स्ट्रेट मंथ। ये 17वां महीना है, हाँ, फरवरी का, जिसमें कि कोर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इसलिए आरबीआई जो है रेपो रेट को नहीं घटा पा रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आरबीआई को फिर से 25 बेसिस पॉइंट से फिर से इसको रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, बेंचमार्क रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली आरबीआई इसलिए अराउंड मई 2022 से, मेरे को जैसा याद है, कंसिस्टेंटली आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता जा रहा है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लार्जली क्यों इस टाइम में मई से, क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स था जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 के अराउंड, और फिर उसके बाद से मई मंथ से आरबीआई ने रिपीटेडली इंक्रीज किया है। तो लास्ट टाइम का अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जब का मीटिंग हुआ था फरवरी मंथ में,
तो फिर उन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था उस टाइम भी, लास्ट टाइम, और ये 6.50% था रेपो रेट। अभी फिर से इट इज एक्सपेक्टेड कि अप्रैल में 0.25 बेसिस पॉइंट से फिर से बढ़ाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। नेक्स्ट है कोर सेक्टर ग्रोथ इन फेब्रुअरी स्लोस टू 6%, फिजिकल डेफिसिट एट 83%। तो पहले जान लेते हैं कोर सेक्टर क्या है। कोर सेक्टर में बेसिकली 8 इंडस्ट्रीज आते हैं। हाँ, और ये जो कोर सेक्टर है ये इसी में, इसके नाम में ही छुपा है। चार तो आपको अगर इंडस्ट्री याद करने का मन है तो पहला हो गया कोल, हाँ ये हो गया क्रूड ऑयल, आर से हो गया रिफाइनरी, ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोर से याद आता है हमें क्रस्ट वेंटल कोर अर्थ, जिसमें कि यू नो क्रॉप होते हैं, तो उसके लिए चाहिए होता है फर्टिलाइजर, हाँ मेरी देश की धरती। तो कोल, ऑयल, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये चार। और कोर से चाहिए फर्टिलाइजर, कोर फर्टिलाइजर। इसमें नेचुरल गैस भी रहता है अर्थ में, ऑफ कोर्स नेचुरल गैस। एंड यू नीड टू रिमेंबर स्टील एंड सीमेंट। घर आप बनाते हैं धरती पे स्टील और सीमेंट को यूज करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इंडस्ट्रीज आ गए कोर सेक्टर में, राइट। और ये 8 इंडस्ट्रीज जो है, जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% कंट्रीब्यूट करता है ये कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने में। तो अगर कोर सेक्टर्स में अगर कुछ घटेगा तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी घटेगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको पता है कि कितना आउटपुट इंडस्ट्रीज दे रहा है, वो कैलकुलेट करता है, मंथली रिलीज होता है इसका डेटा। और इसमें बेसिकली इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आता है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में है। तो कोर सेक्टर का अगर हम देखें तो स्लोएस्ट पेस हुआ है लास्ट 3 मंथ्स में। ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो जैसे फरवरी 2022 और फरवरी 2023 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो इससे ग्रोथ रेट 6% हुआ है। वही अगर हम जनवरी से फरवरी इसी साल का अगर हम देखें, जनवरी फरवरी ऑफ 2023, तो इसमें जो है ये कोर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो घटा है, दैट हैज बीन नेगेटिव 8.9%। तो इस साल का स्टार्टिंग सही नहीं है, मतलब कि कोर सेक्टर्स में गिरावट हुआ है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डिक्रीज करेगा। और अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सिर्फ 6% ग्रोथ रेट हुआ है। तो अभी तक फाइनेंशियल, अब हम लोग फाइनेंशियल ईयर का बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 ये कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से मार्च तक होता है, अप्रैल 22 से मार्च 23। तो क्योंकि मार्च का डेटा अभी नहीं आया है तो हम लोग अप्रैल 22 से फरवरी 23 तक का ही देखेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर हम बात करें अप्रैल 22 से फरवरी 23, तो इस कोर्स 8 कोर सेक्टर्स में 7.8% का ग्रोथ रेट हुआ है। हाँ, कंपेयर अगर हम लोग करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में, दैट इज अप्रैल 21 से फरवरी 22 तक, लास्ट ईयर इस पीरियड में फाइनेंशियल 22 में देखे तो कोर सेक्टर्स जो है 11.1% से ग्रो किया था। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज देखे तो लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ है 7.8%, और मंथ वाइज इसी साल अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ डिक्लाइन बाय 8.9%। हाँ, अगर सिर्फ मंथ का, इस फरवरी मंथ का देखें तो देयर इज अ इंप्रूवमेंट बाय 6%। तो ये जो कोर सेक्टर्स है फाइनेंशियल ईयर का हम बेसिकली हमें कंपेयर करना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर ये लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, तो देयर इज अ डिक्लाइन। लास्ट टाइम इट वाज 11.1% ग्रोथ, दिस टाइम इट इज 7.8% ग्रोथ। तो ये बेसिकली डिक्लाइन हुआ है। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो घटा है, क्रूड ऑयल। बाकी सारे में 7 जो है सेक्टर्स, सेकंड 7 इंडस्ट्रीज, उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। जैसे कोल का बात करें, हाँ अगर हम फरवरी मंथ का देखें, इफ यू टॉक अबाउट जस्ट फरवरी 2023 कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर, तो कोल में इंप्रूवमेंट हुआ 8.5% से। हाँ, रिफाइनरी में इंप्रूवमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ अराउंड 3.3% से। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में 7.6, नेचुरल गैस में 3.2, फर्टिलाइजर में 22.2% इंक्रीज हुआ। पर जो क्रूड ऑयल है दैट हैज डिक्लाइंड बाय 4.9%। हाँ, इसलिए फरवरी 22 से
अगर हम लोग कंपेयर करें फरवरी 23 में, तो सिर्फ 6% इंप्रूवमेंट इसलिए हुआ है। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो घटा है। बाकी में तो इंप्रूवमेंट हुआ है, पर क्रूड ऑयल में ज़्यादा घटा है। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि ये ज़्यादा इसका वेट होता है, इसलिए सिर्फ 6% का इंप्रूवमेंट हुआ है फरवरी टू फरवरी कंपेयर करें तो। बाकी 7 सेक्टर्स में प्री कोविड लेवल से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। मतलब वी हैव, जो प्री कोविड में ग्रोथ रेट था उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ है। और फिर मैंने ये याद रखिएगा कि कोर सेक्टर कंट्रीब्यूट 40.27% बाय वेट इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इससे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इस मंथ का आएगा डेटा, उसमें भी इम्पैक्ट होगा। आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में, हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है मार्च महीने में फिर जो डेटा आएगा, वी एक्सपेक्ट कि फिर से वो प्रोडक्शन जो 8 कोर सेक्टर्स का वो डिक्लाइन होगा। क्यों डिक्लाइन होगा? क्यों? बिकॉज ऑफ द अनसीजनल रेनफॉल। इस बार जो है बारिश बहुत ही अनसीजनल हुआ है। हाँ, तो फिर इस बारिश अनसीजनल होने से क्या होता है, कोल का जो आउटपुट है वो घट जाता है, सीमेंट का प्रोडक्शन घट जाता है। हाँ, स्टील कंपनीज स्टील कम प्रोड्यूस करती है डिमांड कम होने से। तो बिकॉज ऑफ द अनसीजनल रेनफॉल फिर से वी कैन एक्सपेक्ट कि कोर सेक्टर्स में गिरावट होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट। हाँ, यहाँ वी हैव सेट कि फिजिकल डेफिसिट एट 83%, वो डिक्लाइन हुआ है। तो अप्रैल से फरवरी में, अप्रैल 2022 से फरवरी 23, इसमें जो है अराउंड 83% जो है मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है वो अराउंड 83% ऑफ द टारगेट है टोटल फुल ईयर का। और जो डिफरेंस है अप्रैल फिजिकल डेफिसिट का, दैट इज अप्रैल 22 से लेके फरवरी 23 का डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। ये जो डिफरेंस है ये अराउंड 14.53 ट्रिलियन रुपीज है। ट्रिलियन मतलब लाख करोड़, 14.53 लाख करोड़ रुपीज। देखिए, ट्रिलियन इज 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, राइट। और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने जीरो हो गए? 12 जीरो। तो 1 ट्रिलियन में 12 जीरोज होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 जीरोज। सो यू कैन इमेजिन कि 14.53 ट्रिलियन डॉलर का फिजिकल डेफिसिट है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, एटलीस्ट हमारे लिए, हमारे सोच से तो बड़ा ही है। तो यूनियन बजट जो है 2024 में सेंटर इसलिए जो है रिवाइज कर दिया फिजिकल डेफिसिट टारगेट। फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टारगेट था दैट वाज 16.61 ट्रिलियन रुपीस था, दैट इज 16.61 लाख करोड़। इसको रिवाइज कर दिया 17.55 ट्रिलियन रुपीस फिजिकल डेफिसिट का टारगेट को। इस बार जो यूनियन बजट 24 आया था, यूनियन बजट 24 में जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टारगेट था उसको रिवाइज कर दिया 16.61 ट्रिलियन से 17.55 ट्रिलियन, राइट। इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, पहले तो आप लोग को आई होप कंसेप्ट पता है कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, let me erase this. Okay, तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली इज एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू। जो भी बजटेड एक्सपेंडिचर होता है माइनस बजटेड रिवेन्यू, दैट इज फिजिकल डेफिसिट, राइट। और एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेसिकली कुछ एसेट क्रिएट होता है, राइट। और फिर उसी तरह है रिवेन्यू, रिवेन्यू साइड में रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट आता है, राइट। तो देखिए, लेट मी एक्सप्लेन, एकदम शॉर्ट में मैं बता दूंगा ताकि यू रिमेंबर द कंसेप्ट। फिजिकल डेफिसिट इज बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रेवेन्यू। मतलब कि एक्सपेंडिचर इसमें दो तरह का होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह रिसिप्ट भी दो तरीका का होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। लेकिन इस कैपिटल रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हम लोग बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग रिक्वायरमेंट। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मतलब
ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। फिजिकल डेफिसिट एक्सपेंडिचर माइनस इनकम है। आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हो, जितना आपका इनकम है, तो आपको ऑफकोर्स डेफिसिट हो जाएगा। तो इस डेफिसिट को मीट करने के लिए आप क्या करोगे, उधार मांगोगे। तो फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली बोरोइंग रिक्वायरमेंट। फिजिकल डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की इक्विलिब्रियम में आ जाए। हाँ, इसलिए जो रिसिप्ट साइड होता है उसमें हम लोग कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करते हैं फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए। एक और चीज है, याद रखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी मतलब क्या होता है, देखिए, प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो फिजिकल डेफिसिट में तो हम लोग बोल दिए कि बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में हम लोग क्या बोले, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को ही दिखाता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और जो बजट एक्सपेंडिचर साइड है, इसमें हम लोग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट करते हैं। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी अमाउंट है कहीं से लिए रखे हैं एक्सपेंडिचर में, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम लोग हटा दे तो दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो इंटरेस्ट रेट का जो पे एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे। तो प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आई होप आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो इस बार जो अगर हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर का, तो टोटल एक्सपेंडिचर अराउंड 34.93 ट्रिलियन रुपीस का हुआ, जिसमें कि ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसमें अराउंड 7.98 ट्रिलियन रुपीस जो है इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, और 4.59 जो है ट्रिलियन रुपीस ये सब्सिडी देने में चला गया। तो ये बेसिकली अनप्रोडक्टिव होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सब्सिडी देना है, ये सब में चला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप होता है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 5.9, दिस इज नथिंग, 5.9 ट्रिलियन, 5.90 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हो कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें वी शुड ट्राई टू इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर रादर देन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर देश को चलाने के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। और रिवेन्यू, ये तो था एक्सपेंडिचर के बारे में। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 34.93 ट्रिलियन, और ये तो खर्च हो गया। और आमदनी कितना है, रिवेन्यू। रिवेन्यू का मेन सोर्स होता है टैक्स। टैक्स से कितने पैसे आए, अराउंड अप्रैल से लेके फरवरी का बात करें, अप्रैल 22 से फरवरी 23, तो अराउंड 17.32 ट्रिलियन। तो देख रहे हैं आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो इसलिए दैट इज द रीजन वाई जो हमारा डेफिसिट में है, फिजिकल डेफिसिट इज डेफिसिट में चल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो डेफिसिट का टारगेट था, व्हाट वाज द टारगेट, ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 23 यहां लिख रहा हूं, हाँ, फाइनेंशियल ईयर 23 में जो डेफिसिट टारगेट था दैट वाज 6.4% ऑफ जीडीपी। और इस बार जो है फिर से इसे रिवाइज कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर कोई पूछे व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, तो दैट इज 5.9% ऑफ जीडीपी। ये 5.9% है, रिमेंबर। तो दिस वाज ऑल अबाउट the news, that is core sector growth in February slows to 6%, fiscal deficit at 83% of the yearly target. India's core sector, infrastructure sector, expanded by 6% from a year ago in February, the slowest pace। ये सिर्फ 6% से ग्रो हुआ बिकॉज क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम है। द स्लोएस्ट पेस इन द पास्ट 3 months अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा रिलीज ऑन फ्राइडे, दिस फ्राइडे जो रिलीज हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी मॉप अप इन मार्च, टॉप 1.6 लाख करोड़, सेकेंड हाईएस्ट सो फार। इसमें हम लोग ट्रेंड भी देखेंगे कि कब जीएसटी ज्यादा ग्रो हुआ, कब जीएसटी कम ग्रो हुआ, और कौन सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएसटी जो है मार्च महीने में वो टॉप की हुआ है, राइट। देख रही है मार्च महीने में, इन द मंथ ऑफ मार्च जीएसटी हैज इंक्रीज्ड रीच 16, दैट इज 1.67 लाख करोड़। और अगर हम लोग मंथ वाइज चलिए देख ही लेते हैं। देखिए, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, और मार्च 2023 में एंड। ये फाइनेंशियल ईयर 23 इसको बोलते हैं, अप्रैल 22 से मार्च 23। तो आप देख सकते हो जो 1.5 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, दैट इज 1.5 ट्रिलियन,
लाख करोड़। कितना जीरो होते हैं? 12 जीरो, याद रखिएगा। हाँ, तो इसमें यू कैन सी 1.5 ट्रिलियन जो है चार बार क्रॉस हुआ है। एक तो अप्रैल मंथ में क्रॉस हुआ, अप्रैल 22। उसके बाद अक्टूबर मंथ में क्रॉस हुआ 1.5 ट्रिलियन का मार्क। उसके बाद जनवरी मंथ में क्रॉस हुआ, और फिर इस बार मार्च में। मतलब 12 महीने में 4 महीने में 12 महीने में 4 बार जो है 1.5 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। फिर देखिए एक और चीज़, अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो हर बार बढ़ा है जीएसटी। यू कैन सी सब में ये डीप ब्लू वाला ग्राफ ज़्यादा हाइट का है, राइट। तो देर इज अ इंक्रीज। और ये क्यों इंक्रीज हुआ? ऑफ कोर्स रीजन वही होगा कि रिकवरी हुआ है इकोनॉमी का, हाँ, पैंडेमिक के बाद। दूसरा रीजन जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया, जो पेंटअप डिमांड था वो रियलाइज हुआ। और तीसरा रीजन बोल सकते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस बहुत अच्छा हो रहा है जीएसटी का। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण वी कैन से कि हाँ, ये हर बार लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट इज अप्रैल 22 को अप्रैल 21 से कंपेयर किए यहाँ, तो देर इज ए इंप्रूवमेंट। उसी तरह मार्च 23 को मार्च 22 से कंपेयर करिए तो देर इज ए इंक्रीज। तो हर मंथ इंक्रीज हुआ है। और मार्च में अगर हम देखें तो देर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 13%। ये जो वैल्यू है कंपेयर टू दिस, ये 13% से ग्रो किया। टोटल ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ फाइनेंशियल ईयर 23 में? फाइनेंशियल ईयर 23 दैट इज अप्रैल से लेकर के पूरा मार्च तक टोटल जीएसटी कलेक्शन सरकार को कितने पैसे मिले? दैट इज अराउंड रुपीज 18.10 लाख करोड़ रुपीज, इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ। फिर अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट किया है इस फाइनेंशियल ईयर मार्च 23 में? तो महाराष्ट्र एक्सेप्शनली वेल, यू कैन सी। उसके बाद गुजरात है, फिर कर्नाटका। ये सब बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमिंग स्टेट्स है, इसलिए इसमें जीएसटी का कलेक्शन भी ज्यादा हुआ है। महाराष्ट्र रैंक वाइज महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटका था, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, देन हरियाणा। हरियाणा इतना छोटा सा स्टेट होकर के भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, यू कैन सी यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, फिर भी कंपेयर टू हरियाणा कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीएसटी कंपेयर टू यूपी। सो आपको इस ग्राफ से ये फीचर्स कुछ कुछ छोटे छोटे चीज समझ में आ जाएगा। तो जीएसटी मॉप अप इन मार्च टॉप 1.6 लाख करोड़ रुपीस, यू कैन सी मार्च में जीएसटी 1.6 लाख करोड़ है। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सो फार। उससे पहले जो है अप्रैल 2022 में हाईएस्ट था, जो 1.6 से भी ज्यादा था उस टाइम। इट इज फॉर द फोर्थ टाइम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये चौथी बार है दैट द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है 1.5 लाख करोड़ को एक्सीड किया है, रजिस्टरिंग द सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन सिंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया अनवील्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, आइज 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च किया, और इसमें जो है इट इज टारगेटिंग कि $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो बाय 2030। आई होप आपको ट्रिलियन में पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो पहले जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सपोर्ट इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिव्स। उसके बाद फिर रेमिशन एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस आया एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में, रेमिशन। अब जो है गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट जैसे कि वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम लाया है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जिसमें कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में, हाँ डिफॉल्ट हो गया है, तो देयर कैन बी वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है एमनेस्टी स्कीम ला रहा है इसके लिए। फिर जो भी पेंडिंग केसेस है डिफॉल्ट का, उसको रेगुलराइज कर देगा। अगर वो जो भी डिफॉल्ट किया वो कस्टम ड्यूटी पे कर दे। इंटरेस्ट अगर ड्यूटी पे कैलकुलेट हो रहा था तो उसको भी माफ कर दिया जाएगा। तो ये सारे एमनेस्टी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रहा है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था वो 5 ईयर, इसका देखिए इस बार जो आया है, पहले जो है 5 ईयर्स के लिए आता था। हाँ, तो लास्ट टाइम जो आया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो 2015 में था। 2015 से 2020 तक का वैलिडिटी था, पर कोरोना की वजह से इसे एक्सटेंड कर दिया गया।
तो 2023 तक चल गया, राइट। तो अब इस बार जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है, इसमें जो 5 ईयर का जो पहले कैप होता था, अब ये हटा दिया गया है। मतलब कि इसका कोई एंड डेट नहीं है, जब जैसा फील होगा गवर्नमेंट को रिवाइज करना है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिवाइज कर दिया जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग टीईई, दैट इज इस फॉरेन पॉलिसी में जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस है, टी से टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, इस पहले नंबर ऑफ टाउन टीईई जो था वो 39 थे। मतलब जो भी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस क्या है, जो भी टाउन जो है अगर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स 750 करोड़ रुपीस से ज्यादा का, हाँ, और उसमें पोटेंशियल है एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखाने का, तो उसे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो टीईई जो है 39 था, इस बार 4 और ऐड कर दिया गया है। 4 कौन कौन सा टाउन ऐड किया गया है? तो फरीदाबाद है, फरीदाबाद, मुरादाबाद, हाँ, मिर्जापुर, हाँ, और वाराणसी। तो ये 4 टाउन को ऐड किया गया है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में। ये कट ऑफ याद रखिएगा, इट इज 750 करोड़ रुपीज। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी जो एक और चीज है, फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या किया गया है कि ई कॉमर्स का जो है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को में बेनिफिट एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। तो जैसे वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट जो है, जो पहले कुरियर के थ्रू किया जाता था, वो पहले ₹5 लाख था, अब जो है इसको इंक्रीज करके ₹10 लाख पर कंसाइनमेंट कर दिया गया है। हाँ, तो ये ई कॉमर्स के बारे में। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लाया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, उस वो है कि इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाया जाए, ग्लोबल करेंसी इंटरनेशनलाइज किया जाए ट्रेड के लिए इंडियन रूपी को, राइट। तो इसके लिए क्या किया, रूपी ट्रेड का जो है 60 केसेस में अप्रूव ग्रांट किया गया है टू 18 कंट्रीज। 18 कंट्रीज में, मतलब आरबीआई ने क्या किया, मार्च महीने में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के थ्रू 60 रिक्वेस्ट ओपन किया है, 60 रिक्वेस्ट फॉर SRVA, ये मैं बताऊंगा, फ्रॉम 18 कंट्रीज। SRVA क्या है? SRVA स्टैंड्स फॉर स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो, VOSTRO, वॉस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए 60 रिक्वेस्ट को अप्रूव किया गया है फ्रॉम 18 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज? जैसे हो गया फिजी, युगांडा, ओमान, रशिया, जर्मनी, इजराइल, यूके हो गया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज में से को वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन के लिए अलाउ कर दिया गया है। 2 तरह का अकाउंट होता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लीन अप। तो 2 तरह का अकाउंट होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट। ये अकाउंट्स बेसिकली जो है यूज किया जाता है सेटलमेंट के लिए, फॉरेन करेंसी का सेटलमेंट के लिए। जब भी ट्रेड होता है तो ट्रेड तो फॉरेन करेंसीज में होगा, तो उसका सेटलमेंट के लिए ये अकाउंट बैंक्स ओपन करते हैं। तो मैंने जैसे बोला 2 तरह का अकाउंट होता है, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो। देखिए, नॉस्ट्रो ये लैटिन वर्ड है, क्यों नहीं रहा, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर मनी इन योर बैंक, आवर मनी इन योर बैंक, और वॉस्ट्रो मतलब होता है योर मनी इन आवर बैंक, वॉस्ट्रो अकाउंट। जैसे कि अगर किसी को इंडिया में कोई इंपोर्टर है, इंपोर्ट करना है उसे, राइट, गुड्स, ये जो भी गुड्स है इसे इंडिया लाना है, राइट, इंडिया लाना है, तो इसको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, जो भी इंडस्ट्री है उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो जो व्यापारी है ये जाएगा किसके पास? SBI के पास। SBI को बोलेगा कि मुझे जो है डॉलर पेमेंट करना है US के इस नागरिक को। तो SBI
उसका बैंक तो यूएस में मान लीजिए नहीं है, तो क्या करेगा, एसबीआई जो है कॉल लगाएगा बैंक ऑफ अमेरिका को, और बैंक ऑफ अमेरिका में अपना एक यूएस डॉलर वाला अकाउंट ओपन कर देगा एसबीआई, राइट। तो ये जो अकाउंट होगा एसबीआई का यूएस में, दैट विल बी कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट, दैट इज आवर मनी इन योर बैंक, एसबीआई का मनी इन बैंक ऑफ अमेरिका। तो अब इसको अगर पेमेंट करना है तो ये यहां से डोमेस्टिक एसबीआई को पेमेंट करेगा, और ये एसबीआई का ब्रांच क्योंकि यहां अमेरिका में नहीं है, तो बैंक ऑफ अमेरिका के थ्रू डॉलर पेमेंट करवा देगा एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का अकाउंट अब बैंक ऑफ अमेरिका में है, अपना नॉस्ट्रो अकाउंट है, तो उसके थ्रू पेमेंट करवा देगा। तो दिस इज नॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो इसका उल्टा होता है कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है अगर एसबीआई में ओपन करेगा अकाउंट, हाँ, क्यों, क्योंकि उसको रुपी में हो सकता है पेमेंट करना हो, अगर कुछ अमेरिका वाले इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको रुपी में पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये इसको बैंक ऑफ अमेरिका का इंडिया में तो कोई ब्रांच नहीं होगा, इन केस मतलब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कोई ब्रांच नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्टेट बैंक में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लेगा, और स्टेट बैंक जो है रुपी का पेमेंट कर देगा। बैंक ऑफ यूएस से इंपोर्ट होगा, बदले में इसको रुपी देगा, और ये बदले में डॉलर देगा, और ये डॉलर जो है रुपी में कन्वर्ट करके एसबीआई जो है इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसको दे देगा। तो वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होता है, तो इसलिए एसआरवीए जो है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ये ओपन किया गया है ताकि इंटरनेशनलाइज हो रुपी को एज ए ट्रेड यूज किया जाए। तो अनलाइक द प्रैक्टिस ऑफ, और एक और चीज है, तो इसमें इतना ही था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि रुपी ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, ई कॉमर्स में बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया गया है, फिर जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है उसमें 4 न्यू टाउन्स को ऐड किया गया, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। फिर जो इंसेंटिव्स है, कुछ एमनेस्टी स्कीम्स लाया है जिसके थ्रू वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, तो ये सारे बेनिफिट्स लाया गया है। और एक और पॉइंट था कि अब पहले 5 इयर्स के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, अब उसका कोई एंड डेट नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया, नया लाया जाएगा। टोटल एक्सपोर्ट अगर बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 22 में था तो वो दैट वाज $676 बिलियन, और फाइनेंशियल ईयर 23 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 760 से लेकर के $770 बिलियन, क्योंकि अभी मार्च का डेटा नहीं आया है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस रेंज। तो देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन टोटल एक्सपोर्ट। This was all about foreign trade policy 2023. So unlike the practice of announcing 5 years foreign trade policy, the latest policy has no end date and will be updated as and when needed, said the DGFT Santosh Sarangi. Next, a current account deficit declines to $18 billion in quarter 3 from $30.9 billion in quarter 2. तो आई होप आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह का अकाउंट होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट में वही हो गया, ट्रेड इन गुड्स हो गया, ट्रेड इन सर्विसेज हो गया, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब आता है। तो शॉर्ट में अगर हम बोल दें तो विजिबल गुड्स का होता है, इनविजिबल गुड्स का होता है। और तो विजिबल में क्या आता है, विजिबल में जैसे क्रूड ऑयल हो गया, जो भी सामान है, कार, मोबाइल वगैरह वगैरह। इनविजिबल में क्या हो गया, सर्विसेज हो गया, राइट। इनकम हो गया, इनकम में प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, ये सब। ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है, रेमिटेंसेस, जैसे जो हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं इंडिया के बाहर, वो लोग पैसे भेजते हैं, उसे रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये सारे चीज हो गए करंट अकाउंट का पार्ट। कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया, जैसे कि लोन्स हो गया, जो गवर्नमेंट मान लीजिए लोन लिया, लोन्स हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। उसके बाद जो डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट्स है, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसका पार्ट कर रहे हैं, करंट अकाउंट विजिबल और इनविजिबल गुड का, जिसमें कि ट्रेड ऑफ गुड्स आता है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज आता है, और ट्रांसफर पेमेंट, ये 3 चीज।
तो हम लोग सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्वार्टर 3 में डिक्लाइन हुआ है कंपेयर करें क्वार्टर 2 से। तो देयर इज अ डिक्लाइन इन करंट अकाउंट डेफिसिट। तो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था? इट वाज $30.9 बिलियन, और क्वार्टर 3 में घट के कितना हो गया? $18.2 बिलियन, राइट। ये फाइनेंशियल ईयर 23 का ही है, मतलब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में डिक्लाइन हो गया। इसके बाद ये क्वार्टर वाइज तो ठीक है, समझ में आ गया, बट आई थिंक पूरा हमें साल का देखना चाहिए। दैट इज अप्रैल से लेकर के अप्रैल 22 से मार्च 23 तक का। हाँ। तो क्योंकि ये मार्च क्वार्टर जो है, जो जनवरी फरवरी मार्च 23 है, इसका डेटा नहीं आया है, तो हम लोग सिर्फ अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का तो बात कर ही सकते हैं, दिसंबर 22, राइट। ये 9 महीने का तो बात कर सकते हैं, 10 11 12 ये 3 महीने का भी डेटा आया नहीं होगा, राइट। तो इसको हटा देते हैं। तो अगर हम 9 महीने का होंगे करंट अकाउंट डेफिसिट का पिक्चर देखना चाहिए, तो इन 9 महीने में अप्रैल 22 से दिसंबर 22, इसमें 3 क्वार्टर आएंगे। तो इसमें जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था $67 बिलियन। वही पिछले साल अगर देखें, अप्रैल 21 से दिसंबर 21, ये 22 का था, तो करंट अकाउंट डेफिसिट था मात्र $25.3 बिलियन। देखिए क्वार्टर वाइज देख रहे हैं 23 में, तो देर इज अ डिक्लाइन $30.9 बिलियन से $18.2 बिलियन। करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है। बट अगर हम 9 महीने, लास्ट 9 महीने को उसके 9 महीने से कंपेयर करें, तो देर इज अ इंक्रीज $25.3 बिलियन से $67 बिलियन। अराउंड जो है 2.6 टाइम्स इंक्रीज हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये तो शॉर्ट टर्म डिक्लाइन हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में, राइट। थर्ड क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, और अप्रैल मई जून हो गया फर्स्ट क्वार्टर। तो जुलाई अगस्त सितंबर को कंपेयर करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 से, दैट इज फाइनेंशियल 23, तो डिक्लाइन हुआ है। ये डिक्लाइन क्यों हुआ है? करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों होगा करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या आता है? करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में आता है विजिबल इनविजिबल, दैट इज ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। तो जो इसी में से कुछ डिक्लाइन, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा, इसलिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन हुआ है, राइट। तो ट्रेड इन गुड्स, करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है ट्रेड इन गुड्स प्लस ट्रेड इन सर्विसेज। हाँ, विजिबल हो गया, ये इनविजिबल हो गया, प्लस ट्रांसफर पेमेंट जो रेमिटेंसेज आता है, राइट, ट्रांसफर पेमेंट। तो डेफिसिट घटा है, मतलब ट्रेड इन गुड्स बढ़ा है। ट्रेड इन गुड्स को ही हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज, राइट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ये हमारा बढ़ा है, इसलिए मतलब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में इंक्रीज हुआ होगा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ट्रेड इन गुड्स, तभी इंप्रूवमेंट हुआ है। उसी तरह ट्रेड इन सर्विसेज भी बढ़ा होगा। ट्रेड इन गुड्स कितना था? ट्रेड इन गुड्स में जो डेफिसिट था लास्ट टाइम, दैट वाज $78.3 बिलियन, और ट्रेड इन गुड्स में जो क्वार्टर 3 में जो डेफिसिट था, दैट वाज $72.7 बिलियन। देखिए पता चल गया ना, $72.7 बिलियन का डेफिसिट था गुड्स में। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे थे, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, वो 72.7 का डेफिसिट क्रिएट किया था क्वार्टर 3 में। वही क्वार्टर 2 में $78.3 बिलियन का डेफिसिट क्रिएट किया था, इसलिए क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में डिक्लाइन हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। उसी तरह सर्विस में भी अगर हम बात करें, ट्रेड इन सर्विस, तो सर्विस का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तभी डेफिसिट घटा है। तो ईयर ऑन ईयर जो है वो सर्विस अराउंड 24.5% इंक्रीज हुआ। सॉफ्टवेयर का सर्विस, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बढ़ा है, बिजनेस का बढ़ा है, ट्रैवल में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स था उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया, जिस कारण से जो इंटरनेशनल जो है डॉलर था वो इन्फ्लक्स हुआ। उसी तरह ट्रांसफर पेमेंट भी इंप्रूवमेंट हुआ। क्वार्टर 3 में ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज हुआ अराउंड 31.7% से। दिस आर द रीजंस, क्योंकि जिस कारण कि 30.9 से डायरेक्ट $18.2 बिलियन में डिक्लाइन हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। बट 9 मंथ्स का देखें तो देर इज ए इंक्रीज, सो वी नीड नॉट बी वेरी हैप्पी।
करंट अकाउंट डेफिसिट होने से क्या होता है कि हमें जो है डॉलर जो है वो कम होता है, राइट। डॉलर पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमारे रिजर्व्स कम होंगे। तो इसको कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं? तो ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट से कॉम्पेंसेट करते हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, तो इसे हम लोग कैपिटल अकाउंट से कॉम्पेंसेट करेंगे। जैसे कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में हमें सरप्लस करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा वो बढ़े। क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपेयर करें क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 23 से, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एफपीआई, ये क्वार्टर थ्री में वॉज 4.6 बिलियन 23 में। 22 में इट वॉज 5.8 बिलियन डॉलर। तो कैपिटल में भी क्वार्टर थ्री में डिक्लाइन हुआ इनफ्लो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सचेंज है वो घटेगा। एक सेकेंड। क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है 4.6 बिलियन का एक्चुअली में इनफ्लो हुआ। मैंने कहा कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट से, राइट। कैपिटल अकाउंट जो है क्वार्टर थ्री में इनफ्लो हुआ था और क्वार्टर थ्री 22 में ये आउटफ्लो हुआ था, राइट। हाँ, उस टाइम पे 22 में आउटफ्लो हो रहा था। तो इनफ्लो हुआ है, इस कारण से जो है हमारा रिजर्व्स जो है बढ़ेगा, विल इंक्रीज, राइट। इस कारण से जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज हुआ अराउंड 11.07 बिलियन डॉलर से, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होने का रीजन क्या है? कैपिटल अकाउंट सरप्लस होना, कैपिटल अकाउंट बढ़ना। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली एफपीआई जो है इनफ्लो होने के कारण जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आए थ्रू स्टॉक मार्केट, इस कारण से हमारे पास रिजर्व्स बढ़ गए। वही करंट अकाउंट अगर डेफिसिट होगा तो हमारा जो है ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट में है, मतलब कि हमें डॉलर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और हमें डॉलर कम मिलेगा। तो इस कारण से हमारा एक्सचेंज रिजर्व्स जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू डिटरमाइन होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू। तो इन द क्वार्टर थ्री करंट अकाउंट डेफिसिट वाज इक्विवेलेंट टू 2.2% ऑफ इंडियाज जीडीपी एज अगेंस्ट 3.7% इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो ये इंप्रूवमेंट हुआ, ये मैंने पहले यहाँ पे बता दिया। फ्यूचर में क्या देख सकते हैं कि कमोडिटी प्राइस जो है वो घटेगा, राइट, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है। प्राइस अगर कमोडिटी का घटेगा तो हमें जो पे करना है इंपोर्ट का, इंपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो उसका प्राइस घट जाएगा, तो हमें जो डॉलर है वो पेमेंट कम करना पड़ेगा, तो हमारे पास रिजर्व्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस सा बात है। फिर जो रेमिटेंस है, जो हमें डॉलर आते हैं बाहर कंट्री से, जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंक्रीज करेगा, तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा। उसी तरह सर्विस सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्वार्टर फोर में, नेक्स्ट क्वार्टर में, दैट इज जनवरी से मार्च 2023 में, इट विल इंक्रीज, मार्जिनली सरप्लस में रहेगा। ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है that should stay at 3% of GDP in financial year 23। तो ये मार्क इंपॉर्टेंट होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट 3% के अंडर में रहे। सो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।